नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRGKY अशोक सर है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टैटिक्स और एपीजीपी, तो अब थर्ड टॉपिक जो HSSC यानी हरियाणा पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में अगर बात करूं मैं द्विघात समीकरण। नाम से क्लियर हो रहा है, द्विघात समीकरण यानी कि जिस समीकरण की घात दो, सबसे ज्यादा घात दो होगी वो द्विघात समीकरण के अंदर काउंट होगा। और इस विधि के द्वारा हम दो से ज्यादा घात के इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली पर्पज है इसके अंदर वो सारे फॉर्मूले या जितने भी रूल वगैरह हैं वो सभी दो घात के समीकरण के हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, अगर y² + 6y + 6 बराबर 0, तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो ये द्विघात समीकरण के अंदर आएगा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं x² + 6 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण के अंदर आएगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दे रखी है 2। तो अभी सीधा अपना पॉइंट पे आते हैं, सीधी बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और हमें उसे हैंडल किस तरह से करना है। तो उसके लिए बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको एक द्विघात इक्वेशन दी होगी इस टाइप की, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पे a, b और c कांस्टेंट होंगे, यानी कि कोई भी टर्म हो सकती है, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, a, b, c। और x क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा यहाँ पे x। तो सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, 4x² + 5x + 9 बराबर 0। तो इस टर्म के अंदर अगर ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करूं तो एक बात हमेशा याद रखना, x² का फैक्टर x² के साथ कंपैरिजन में होगा, y का x का फैक्टर x के साथ और कांस्टेंट के साथ। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं मैं, तो a की वैल्यू किसके इक्वल होगी 4 के, b की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5 के, c की वैल्यू किसके इक्वल होगी 9 के। ये सबसे बेसिक चीज है और ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं जो फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे अपन, कि आप आगे एग्जाम में ना तो कंफ्यूज हो, और गलती से अगर कहीं कंफ्यूज हो भी जाए तो बेसिक स्टेप जो बिल्कुल है वो आपको याद रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ए, बी और सी क्या है, क्योंकि मैं आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो ए, बी, सी की फॉर्म में लिखने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए कैसे निकालेंगे हम, बी कैसे निकालेंगे हम, सी कैसे निकालेंगे। तो ये तो होगी सिंपल सी चीज। तो आपको इस टाइप की इक्वेशन दी होगी ax² + bx + c। तो कई काफी तरीके हैं, ज्यादातर बच्चे इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई बीच वाले के 2 टुकड़े कर लेंगे और फिर उसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो उस तरीके के अंदर का कई बार ऐसा होता है कि या तो क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है या फिर वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, क्योंकि कई बार दिमाग में टुकड़े नहीं आते कि भाई कौन कौन से टुकड़े बनाए। और कई बार ऐसा होता है कि टुकड़े बनते भी नहीं है, क्योंकि रूट की संख्या आती है और रूट के टुकड़े बनाना आपको पता है भाई कितना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं आपको, x बराबर -b प्लस √b² - 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके एक मैं शॉर्ट फॉर्म और बताता हूं। ये फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ एक बार दिमाग में ये बैठाना है, किसी भी तरह का द्विघात समीकरण हो, इस फॉर्मूले की वजह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसके मूल के बारे में बात कैसे करेंगे। मूल का अगर सीधी सी मैं बात करूं छोटी सिंपल भाषा में, तो मूल वो होते हैं कि किसी भी गिवन इक्वेशन में x की क्या वैल्यू धरे कि दोनों साइड की यानी कि सारी जो चीज है वो सेटिस्फाई हो जाए। सपोज कर लो ये क्वेश्चन है x² + 5x + 6 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे कि वो वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद ये सारा 0 के इक्वल हो जाए, वो ही इसका मूल कहलाएगा। तो मूल का सिंपल सी भाषा में क्या है कि आपके क्वेश्चन का आंसर ही मूल कहलाता है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब आप कहोगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों जरूरी है या इसको क्यों निकालेंगे, तो ये आपको मूलों के प्रकार बताया है कि भाई आपके मूल किस तरह के आएंगे, अब आपके मूल क्या होंगे क्या नहीं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब b² वही जो इस टर्म के साथ है वो b, इस टर्म के साथ है वो c, इस टर्म के साथ है वो a।
अगर ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं सिंपल सी बात करूं, अगर d 0 के बराबर आ जाता है तो इसके आपको पता है द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे? 2। अगर रेखीय समीकरण है यानी कि जिसकी घात 1 है तो उसके कितने आंसर होंगे? 1। इसी तरह अगर इसकी मतलब किसी भी समीकरण की जितनी हाईएस्ट घात होती है उसके उतने ही उत्तर होते हैं, तो इसी तरह द्विघात समीकरण के कितने उत्तर होंगे? 2। तो बात करूं मैं, अगर d 0 की इक्वल आता है तो 2 उत्तर आएंगे, तो दोनों उत्तर समान होंगे, यानी कि दोनों मूल समान होंगे अगर d की वैल्यू किसके इक्वल आती है? 0 के इक्वल। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, भाई तीन ही चांस है, तो d की वैल्यू 0 के इक्वल हो यानी कि 0 के बराबर आ गई, या d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, या d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। तो बात करूं मैं, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दोनों रूट असमान होंगे। तीसरी मैं बात करूं कि अगर d 0 से कम है तो रूट नहीं होंगे। वैसे अगर मैं जो आपके एचएसएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इसके अंदर रूट नहीं होंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा वहां पे जिसमें d 0 से कम हो, वरना इसके रूट तो होते हैं लेकिन वो किस तरह के होते हैं? आभासी होते हैं। तो ये आपके काम का नहीं है, ये आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा। आपके जितने भी एचएसएससी के क्वेश्चन आएंगे इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ लो कि रूट नहीं होंगे, क्योंकि जो रूट होते हैं वो अलग तरीके से निकाला जाता है, फिर उनका आंसर आइटा वगैरह में आने लग जाता है। तो वो आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज सिर्फ यहीं तक है कि रूट किस तरह के होंगे, रूट समान होंगे या रूट समान नहीं होंगे। सिंपली मैं आपको ना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठाता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग है ना हम आप इसके सारे टाइप करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और आपको किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करना है कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। हमें ना सीधी सी बात है, हमें सिलेक्शन से मतलब है भाई, विद्वान और ज्ञानी बनने की चाह मत रखो, सीधी सी बात है, बस सिलेक्शन के लिए फोकस करेंगे अपन लोग। तो सिर्फ वही क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है अभी और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबी बनेगी तो आपका भी टाइम खराब होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में सभी रिवीजन करना चाहेंगे। तो द्विघात समीकरण को ढंग से एक्सप्लेन मैं ये जैसे एग्जाम हो लेता है उसके बाद करूंगा। अभी सिर्फ आपको वो बता देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और 99% क्वेश्चन आप यहां से सोल्व कर पाओ। जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मैं लेके आया हूं, आपको उनके टाइप के ऊपर ही मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप से उनको टैकल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि kx into x minus 2, ये भाई एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। x minus 2 plus 6 बराबर 0 है और इसके मूल दे रखे हैं समान। तो कह रखा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको इतने इजी वे में करा दूंगा ये क्वेश्चन कि आप भी कहोगे सर मजा आया क्वेश्चन करके, ये तो कुछ भी नहीं था, काम का देखने में मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण के लिए क्या इस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सिंपली सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे कि इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो k x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2k x, फिर इस टर्म ये इन्हीं दो से मल्टीप्लाई है प्लस 6 बराबर 0। इसको मैंने सिंपल किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब आप इस ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको इससे कंपेयर करो। x स्क्वायर के साथ क्या आता है हमेशा a, तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या दे रखा है k, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई k। इसी तरह x के साथ क्या आता है b, यहाँ पे x के साथ क्या दे रखा है माइनस 2k, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2k। इसी तरह यहाँ पे क्या आता है c, और c की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है 6। तो सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर काफी टाइम मिलेगा। एक गलती करोगे फिर काफी यानी यार पौन घंटा फिर से आपको लग जाएगा ये क्वेश्चन दोबारा करने में, या 10-15 मिनट जितने भी लगा लो आप, टाइम खराब नहीं करना। इससे अच्छा है कि हमें एक ही बार में 3-4 मिनट दे दे, लेकिन क्वेश्चन को दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा, आपका आंसर गलत आए। सिंपली इसके बाद क्या करना, मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले कि अगर मूल बराबर है तो d की वैल्यू क्या होगी 0, और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे माइनस 2k का स्क्वायर
माइनस 4ac। तो 4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 और मूल बराबर है, तो ये सब किसके इक्वल होगा? 0 के। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये तो आ गया 4k², ये आ गया 24 के, और 24 के उधर जाके क्या हो गया? प्लस का। अभी अगर मैं इसको इधर लेके आऊं 4k² माइनस 24k बराबर 0। यहां से मैं 4k कॉमन ले लूं, k माइनस 6 बराबर 0। तो एक तो k की वैल्यू क्या आ गई यहां से 0 और एक k की वैल्यू क्या आ गई 6। लेकिन अगर आप अभी देखोगे k की वैल्यू अगर मैं बेसिक इक्वेशन में रखूं तो ये सेटिस्फाई नहीं करता इसको। अगर k की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो ये तो हो गया पूरा 0। 6 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं होता। तो k की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करती इस इक्वेशन को, तो k की वैल्यू 0 आंसर नहीं होगा। आंसर सीधा दे रखा था 4 ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 10। तो 6 राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या आई है 6। k 0 कैसे आया, क्यों आया, ये काफी लंबी स्टोरी है, ये अपने काम की नहीं है। ये 12th लेवल के या फिर जो ग्रेजुएशन करते हैं ना उन बच्चों के लिए है कि बाद में भाई k की वैल्यू 0 सेटिस्फाई क्यों नहीं करती, उनके लिए एक्सप्लेनेशन है। हमें सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है और नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इसके दो आंसर आएंगे 0 और 6। 0 अगर इस इक्वेशन में रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको 0 आंसर नहीं होगा, या फिर आपको ऑप्शन में 0 मिलेगा भी नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कोई आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि मूल इक्वल है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ये कंडीशन डेफिनेटली मिलेगी कि मूल इक्वल है, क्योंकि d की वैल्यू 0 तभी रखी जाएगी और 0 रख के ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे। तब बात करता हूं मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है एचएसएससी के, वो है एचएसएससी कलर का एग्जाम उठा के देखना भाई। ये अभी जो रिसेंट का था उसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणा, 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का योग दे रखा भाई, के वर्ग का योग कितना दे रखा है 200 दे रखा है। तो आपको संख्याएं बतानी है। तो वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उसमें ऑप्शन ये दे रखे थे भाई 8, 9 और 10। दूसरा था 9, 7, 10, 9, 7 और 10। तीसरा दे रखा था 6, 8 और 10। चौथा दे रखा था 7, 8, 9। वैसे तो क्वेश्चन ऑप्शन से हो गया आपका कि 3 क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे 9 विषम संख्या दे रखी है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। यहाँ पे 2 विषम संख्याएं दे रखी है तो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा। यहाँ पे भी ये 2 विषम संख्याएं दे रखी है तो ये भी वैसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया जिसमें तीनों सम संख्याएं और क्रमागत हैं? क्रमागत मतलब उसके बाद आनी चाहिए, वो उसके बाद आनी चाहिए। 6 के बाद सम संख्या 8 आती है, 8 के बाद सम संख्या 10 आती है। तो सीधा सा आंसर ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम भी बचेगा और थोड़ा दिमाग लगा के ना एक बार ऑप्शन भी आप अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन के साथ साथ कि भाई आपका सारा टाइम बच जाए। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ कि अगर कई बार क्या होता है कि भाई आपको 3 ऑप्शन जैसे कि सेम से मिलते हैं कि भाई इनमें से कोई भी हो सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको इसको करके बताता हूँ कैसे करना है। तो मैंने एक संख्या मान ली x। अब आपको पता है कि इससे अगली जस्ट अगली संख्या जो सम होगी, सपोज कर लो मैंने पहली संख्या 4 मानी सम संख्या, तो इससे जस्ट अगली संख्या कौन सी होगी? वो होगी आप कहोगे भाई वो अगली सम संख्या 6 होगी। क्यों होगी सर? 4 से आगे सम संख्या 6 ही होती है क्योंकि 4 और 6 के बीच में 5 है, वो भी सम संख्या है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हर संख्या में 2 जोड़ दे चलो तो उससे अगली संख्या आ जाएगी। जैसे 4 + 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो ही तो अगली संख्या आएगी। तो इस तरह की बात करूं तो अगर मैंने एक संख्या मान ली इधर यहाँ पे कि भाई पहली सम संख्या में मान लू x, अगली सम संख्या कौन सी होगी? x प्लस में 2। और आपको क्वेश्चन के आपको मैं इजी बनाने के लिए और मतलब बिल्कुल सिंपल हो जाए आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो, तो तीसरी संख्या मानते हैं हम यहाँ पे x - 2, क्योंकि अगर मैं 4 में से 2 घटा भी दूं तो जो 2 आएगा वो सम संख्या ही तो होगा। 6 में से 2 घटा भी दूं तो 4 आएगा, वो सम संख्या ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी संख्या मानो जो 2 से बड़ी हो और सम हो, तो उसमें से अगर आप 2 घटा दोगे तो भी सम आएगी, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो भी सम आएगी।
तो मैंने तीन संख्या मान ली जो क्या है, क्रमागत भी हैं और सम भी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो कोई फालतू चीज करने की जरूरत नहीं है कि तीनों के वर्गों का योग। तो पहली संख्या का वर्ग अगर मैं करूं तो x - 2 का वर्ग, दूसरी की बात करूं तो x का वर्ग, तीसरी की बात करूं तो x + 2 का वर्ग। और कितना दे रखा है ये, मैंने ना कोई नई चीज की है ना कुछ और किया, जो सिंपली क्वेश्चन में लिख रखा वो कर दिया। अब इसका अगर मैं वर्ग करूं तो x² + 4, 1 की 2 आपको पता है a - b का स्क्वायर, 1 की 2 + b की 2 - 2ab यानी कि -4x। इसी तरह इसका तो होगा x²। इसकी अगर मैं बात करूं a + b का स्क्वायर सभी को पता है, 1 की 2 + b की 2 + में 2ab, और ये किसके इक्वल दे रखा है 200 के। तो 4x से 4x कट गया, यहाँ पे टोटल कितना बचा, 1x², 2x², 3x², और ये 4 और 4 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x² किसके इक्वल हो गया 192 के। इधर से अगर मैं बात करूं तो x² आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 64। अभी आप सभी को पता है कि धनात्मक के अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, क्योंकि माइनस का संख्या का स्क्वायर। अभी x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी +-8। अब +-8 का मतलब है कि ये प्लस की 8 भी संख्या इसका आंसर होगी और माइनस की 8 भी संख्या इसका आंसर होगी, क्योंकि -8 का स्क्वायर करो तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका स्क्वायर हमेशा कैसा आता है धनात्मक आता है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो +8 और एक -8। अब -8 तीन क्रमागत सम संख्याओं का, तो आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर प्लस, क्योंकि -8 भी एक तरह की सम संख्या ही है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती है, चाहे इसका भागफल है वो -4 आता हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो हमने क्या क्या संख्या मानी थी, एक तो x यानी कि एक तो आ गई 8, एक x + 2 यानी 8 + 2 = 10, एक x - 2 यानी 8 - 2 6। तो 6 8 10 आपका ऑप्शन नंबर 3 था। तो इस तरह से ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका सोल्व हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कलर के पेपर में ही कि मूलों का योग और मूलों के गुणा के ऊपर। तो आपको एक मैं छोटी सी बात और समझाता हूं कि मूलों का योग और मूलों का गुणा क्या होता है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो भाई मूलों को डिनोट करते हैं नॉर्मली अल्फा और बीटा से, कि भाई अल्फा से और बीटा से, आपकी मर्जी है, चाहे एक्स वाई से डिनोट कर लो चाहे किसी से डिनोट कर लो, ये सिर्फ इनको लिखने का तरीका है कि भाई एक मूल मैंने ये मान लिया, एक मूल मैंने ये मान लिया। आपकी मर्जी है, चाहे अल्फा बीटा को किसी भी चीज से नोट करो डिनोट करो, रहने तो वो मूल ही है, चाहे आप उनको इससे डिनोट कर लो, चाहे EF से डिनोट कर लो, चाहे YZ से डिनोट कर लो, चाहे XY डिनोट कर लो। इनसे इसलिए डिनोट नहीं करते क्योंकि इनमें अक्सर इक्वेशन दी हुई होती है, तो हम नॉर्मली अल्फा बीटा डिनोट करते हैं, जो वर्गमूल होते हैं उनके जो इक्वेशन होती है उसके मूलों को हम अल्फा बीटा डिनोट करते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि भाई अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्फा और बीटा, तो इसकी वैल्यू होगी -b/a, इसकी वैल्यू होती है हमेशा -b/a। और भी मैं बात करूं कि इनका गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। अब आप ये कहोगे ये b जो x के साथ टर्म होगी वो b होती है, जो x² के साथ टर्म होगी वो a होती है, जो कांस्टेंट होती है वो c होती है, जो x² के साथ होती है वो a होती है। तो अभी प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मूलों का योग दे रखा था उसमें 4, ये शायद SSC का जो वो अव्वल श्रेणी कलरक ऐसे कुछ करके एग्जाम था उसके अंदर दे रखा था कि मूलों का योग दे रखा था 6 और मूलों का गुणनफल दे रखा था, ये भी 6 दे रखा था, और फिर उसके बाद पूछ रखा द्विघात समीकरण। तो मूलों का योग दे रखा है 6, तो ये क्या होता है -b/a। तो ये सीधी सी बात है c/a, तो मूलों का गुणनफल तो दे रखा है और ये मूलों का योग दे रखा है, तो इसी तरह होता है x² माइनस b/a। इसका मतलब सीधी सी बात क्या हुई कि जो बीच वाली संख्या है यहां पे मूलों का योग इंटू x प्लस
मूलों का गुणनफल। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 6 बराबर में 0। अब आप ये इक्वेशन बनेगी भाई। तो इसके बाद बात करूं जैसे कि आप मूलों का योग माइनस बी बाई ए, अगर इसका मैं माइनस बी बाई ए करता हूं तो माइनस 6 का माइनस प्लस 6 बाई 1 6, तो मूलों का योग कितना आ गया 6। मूलों का गुणनफल कितना होता है सी बाई ए, मूलों का गुणनफल है 6 बटे में 1, तो ये आ जाएगा 6। तो आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, उसके हिसाब से आपको जिस टाइप की क्वेश्चन दे वो हो सकता है। इसके बाद एक एचएसएससी कलर के अंदर पेपर आया था सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर, वो मैं आपको एक सिंपली मैं सोल्व कराता हूं, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके ऊपर एक टाइप और बनती है, उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करा के फिर ये टॉपिक लगभग आपके हिसाब से मतलब आपके लेवल का लगभग खत्म हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो आपके प्रीवियस ईयर के एचएसएससी के कलर के एग्जाम में आया हुआ है वो ये है, वो दे रखा था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो वैल्यू निकालनी थी वहां पे अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, और अल्फा और बीटा क्या दे रखे थे, अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये दे रखा था ये आपके पास द्विघात समीकरण है, उसके ये दो मूल हैं, तो इन दो मूलों की ये संख्या निकालिए कि भाई उनका अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। तो इसके दो तरीके, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कैसे करते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, और इसके बाद इसको नॉर्मली अपने सिंपल वाले तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिंपली बात आपको अभी मैंने सिखाया है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है वो मैंने सिखाया। तो हमारे पास क्या है कि मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाई माइनस बी बाई ए। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अगर जोड़ करेंगे तो पहले जोड़ तो माइनस की संख्या प्लस माइनस, ये याद रखना, प्लस के बाद माइनस और माइनस के साथ क्या आएगा बी, और अल्फा बीटा में क्या आएगा यानी कि मूलों का गुणनफल सी बाई ए। हमें सीधी सी बात है ये दो चीज पता है, तो हम इन चीजों का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखनी है हमें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर मूलों का योग क्या होगा b बाई ए। अभी मैंने b आपको बताया था b क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है q, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस क्यू बाई p। इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होती है c बाई ए, यहाँ पे c क्या दे रखा है r और a की वैल्यू क्या दे रखी है p। तो यानी कि सीधी सी बात है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू बाई p और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी बटे r बाई p। अब यहाँ पे सिंपली बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको सीधी सी बात दिख रही कि अल्फा इसके अंदर भी है, अल्फा इसके अंदर भी है, बीटा इसके अंदर भी है, बीटा इसके अंदर भी है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर से अल्फा बीटा कॉमन ले सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ बचा बीटा स्क्वायर। अब हमें मेनली सिंपल सी बात करें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू तो दे रखी है, मैं ये पुट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो मैं उसका स्क्वायर करूं यहाँ पे तो उसका तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p का स्क्वायर p स्क्वायर। अभी भाई ने इतनी सारी चीज देख के घबराना मत भाई, p q r अल्फा बीटा कहां से आ रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप बस शांत दिमाग से स्टेप बाय स्टेप एक बार फॉलो करो कि क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, ये सभी चीजें आपको पता है, मैं आपको समझा चुका अभी 2 मिनट पहले। कुछ नहीं किया, मूलों का योग निकाला है, मूलों का गुणनफल निकाला है, आपको फॉर्मूला पता है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ठीक है। तो मूलों का योग निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया, फिर सिंपली जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है उसके अंदर सिर्फ ये वैल्यू मैंने पुट किया, इसके अलावा मैंने किया नहीं कुछ भी, ठीक है। अभी a प्लस आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम मैंने छोटी सी चीज यहीं पे की है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमें r बाई p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2r बाई, कोई नई चीज नहीं की मैंने, सिंपल वही चीज की जो यहाँ पे दे रखा है, बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2r बाई पी। अभी सिंपल यहां से अगर मैं आपको सोल्व करना आता होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया एलसीएम, यहाँ पे होगा क्यू स्क्वायर माइनस 2r पी। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके, अगर एलसीएम ले लूंगा तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को पी से भाग देंगे तो बचा पी, और 2r से मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 2rp बाई पी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। इतना आपने कर लिया तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की, और इसके साथ अल्फा बीटा का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कहने वाला ये है कि सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं बात करूं दोनों साइड अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसको भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी थी, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp बाई आर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, r बाई p से। तो एक r से एक r कट गया, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp बाई pr। और ये ऑप्शन में दे रखे थे, इसी टाइप के 4 ऑप्शन वहां पे दे रखे थे। सिंपली अगर ये है ना क्वेश्चन में, ये अल्फा बीटा देख के घबराना मत। आपको मैंने कोई नया क्वेश्चन नहीं कराया कि भाई आप लोगों को मैं हार्ड दिखा के ये दिखाऊं कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जबरदस्ती नहीं करवा रहा मैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मतलब थोड़ा जोर दिया, थोड़ा फोकस किया है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो उसको आपको टैकल कैसे करना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से 99% क्वेश्चन लगभग हर पेपर में बनता है। प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार उठा के देखना, इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बनते हैं। या तो लैंग्वेज में देके आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन पूछेगा, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन देके पूछ लेगा, इसके मूल बताओ या इसको इस टाइप से करो। सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रखा, ये इक्वेशन दे रखी थी हमें, उसके मूल दे रखे थे, और फिर इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सिंपली मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले सिखाया था, इसमें के अंदर क्या किया, मूलों का योग ज्ञात किया, मूलों का योग क्या होता है, फिर मूलों का गुणनफल ज्ञात किया, मूलों का गुणनफल क्या होता है। उसके बाद सिंपली क्या किया मैंने, इसको सोल्व करके इसके अंदर कुछ नहीं किया, बस उसकी वैल्यू पुट करी है। एक बार आपको इसको वीडियो को चाहे रिवाइंड करके ना एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा बताना, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको और इसी तरीके से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काम करेंगे, नई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो भी इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो रिटन ट्रायल मेथड की बात मैं आपसे कर रहा था, वो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर काम कर जाता है। जैसे हमने 7-8 वाले क्वेश्चन की बात की थी। तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, हम और देख लेते हैं, जो इसके अंदर दे रखा है कि वे दो संख्याओं का सम दे रखा है 27, दो संख्याओं का सम दे रखा है 27, और प्रोडक्ट दे रखा उनका 182, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 13, 14, 15, 17, सॉरी 15, 12, 16, 11, और 4 दे रखा है 9, 12। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके सोल्व कर सकते हैं सीधा सा। एक तो आपको अगर मैं टाइम बचाना और आपको झंझट नहीं लेनी, तो सीधा मैं आपको तरीका बताऊंगा, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दो का मल्टीप्लाई क्या होता है, 182 होता है। तो एक तो सीधा सा आंसर वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिटन ट्रायल मेथड, कि भाई सीधा सा उनका मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर फिट बैठ रहा है, 15, 12 की मल्टीप्लाई करें, 12, 5, 60, 12 के 12, 6, 18, 180 बनते नहीं होगा भाई ये। 16, 11 की बात करूं मैं तो 16 कम 16 यानी कि 176 बैठता है, ये भी नहीं होगा। 14 और इसकी बात करता हूं 13, 4, 52 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 बैठ रहा है, और इन दोनों का जोड़ भी 27 बैठ रहा है। तो रिटन ट्रायल मेथड इसे कहते हैं कि ये एचएसएससी के कलर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है इतना, और दो संख्याओं का गुणा दे रखा है इतना। तो रिटन ट्रायल मेथड का यूज करो तो सीधी सी बात क्या है कि ऑप्शन पुट करके देखना है आपको, जो ऑप्शन फिट बैठ जाए वो अपना आंसर है। अपने को सिर्फ आंसर ठीक करने से मतलब है, किस तरीके से किया, कैसे नहीं किया, ये कोई नहीं पूछने वाला वहां पे। लेकिन मैं आपको करवा देता हूं कि ये दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है। भाई मैंने एक नंबर मान लिया x, तो दूसरा नंबर सीधी सी बात है कि दूसरे अगर दो का सम 27 है तो एक x है। सपोज कर लो दो संख्याओं का जोड़ 10 दे रखा है, तो एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या 8 होगी। कैसे होगी, इसमें से अगर ये संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसी तरह एक संख्या x दे रखी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। 27 माइनस x दे रखी है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन 182।
तो दो संख्या ये रही, इनका प्रोडक्ट करें x इंटू 27 माइनस एक्स, किसके इक्वल दे रखा है 182 के। इसको सोल्व करूं मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा बराबर 182। मैं इस सबको उधर लेके जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। वही तरीका, या तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला तरीका लगा लो, या फिर इसको सिंपली सोल्व कर लो कि इसके दो टुकड़े बनाए हम कि उनका जोड़ तो आए 27 माइनस 27 और उनका गुणा है 182, तो सिंपली टुकड़े बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 13, यहां से माइनस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 बराबर 0। अब आपको पता है कि दो संख्या, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 13। अगर मैं x माइनस 13 कॉमन ले लेता हूं तो इधर x माइनस क्या बचता है कॉमन 14। अब सब है ना, यहां से भी निकाल के सीधा आंसर लिख देते हैं x बराबर 13 और x बराबर 14। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये x बराबर 13 x बराबर 14 कैसे आया? ये इसलिए आया कि दो संख्याओं का यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। अब दो संख्याओं का गुणा 0 कब होगा? क्या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0, तो ही तो उनका गुणा 0 होगा। वैसे किसी भी नंबर का अगर मैं गुणा 0 करता हूं तो उनमें से एक संख्या हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो हम एक बार तो मान लेते हैं कि x माइनस 13 किसके इक्वल होगी, 0 के। तो तब तो क्या आ जाएगा x बराबर 13। एक बार मानते हैं x माइनस 14 किसके बराबर है, 0 के, तब क्या आ जाएगा x बराबर 14। तो इस तरह से दोनों नंबर के आगे या तो x की वैल्यू 13 या x की वैल्यू 14। यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू 13 तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 14, ये संख्या 14 पुट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 13। तो ये था इसका लॉजिकल क्वेश्चन, और ये थे एक तरह से हिडन ट्रायल मेथड कि आप ऑप्शन की वैल्यू सीधी क्वेश्चन में पुट करके देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर जो वैल्यू ठीक बैठ जाती है वही आपका क्वेश्चन होता है। तो इससे बाहर एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर आना चाहिए, और आपका एक तरह से द्विघात समीकरण लगभग पूरा हो चुका है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, क्योंकि एचएसएससी ये द्विघात समीकरण वैसे इतना बड़ा टॉपिक है, अगर मैं अच्छे से कराने लगूं हर एक क्वेश्चन हर टाइप का या डीपली सब कुछ कराऊं तो आपको 3 से 4 क्लास चाहिए। लेकिन अभी आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप सभी चीजें एक बार करो। तो आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से ध्यान रखते हुए मैंने मोटा मोटा एक वीडियो के अंदर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मतलब हौसला अफजाई करें। इतनी मेहनत करते हैं तो आपको बस लाइक और कमेंट करने में यार कुछ सेकंड का टाइम लगता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और एक भाई जो नए बच्चे काफी है ना, हमारी वीडियो के अंदर वॉचिंग टाइम और वॉच जो अनसब्सक्राइबर बंदे हैं ना उनके ज्यादा है कि भाई 40% लोग जो अनसब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपका, वो लोग देखते हैं। तो भाई आप लोग यार कंटेंट देख के चले जाते हो, तो लाइक वो सब्सक्राइब करना है, एक सिर्फ रेड बटन के ऊपर क्लिक करने से आपका कुछ मेरे हिसाब से जाएगा तो नहीं। और बाकी आपकी मर्जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि भाई उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए ये अपकमिंग एग्जाम में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और एक कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा लगता है जो मैथ्स का हम कराएं। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।